हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी एग्जाम 2020 के लिए और एसएफ एग्जाम 2020 के लिए 21 के लिए जो हो रहा है उसके अंतर्गत टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसके आंसर की को देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से है। पीएससी एजुकेशन स्पर्श अकेडमी द्वारा यह टेस्ट लिया गया था, जिसके प्रश्न पत्र को आपके समक्ष हम लाए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस टेस्ट को जैसे लगाएंगे आपको तैयारी की जानकारी को पता चलेगा कितना आपका तैयारी अच्छा है और कितना परसेंट आपको और अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका था पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय में वैनसांग सिरपुर आया था। इसका राइट आंसर बताना है कि किस पांडुवंश के समय में वैनसांग सिरपुर आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाश्यगुप्त बालार्जुन के समय में आए हुए थे। पांडुवंशीय शासक महाश्यगुप्त बालार्जुन के समय प्रसिद्ध चीन यात्री वैनसांग सिरपुर आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीता बेगरा और जोगी मारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सही है और दो सही है। यानी कि प्राचीन समय का जब उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगी मारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जबकि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। एक कथन गलत है, तो दो कथन इसका राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की कि अशोक के कलिंग अभिलेख में किस प्रकार के छत्तीसगढ़ का मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होने का वर्णन मिलता है। ठीक है, अशोक के कलिंग अभिलेख में किसी भी प्रकार के छत्तीसगढ़ का मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होने का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। समुद्रगुप्त की पराग प्रशस्ति उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नमक नगर की स्थापना की थी। सोमवंशी राजा महाश्यगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर के अनेक बौद्ध विहारों का वर्णन किया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त की पराग प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। सरबपुरी ये जो है वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना भी की थी। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सभी सही हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देकर आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और नेक्स्ट एग्जाम में इसी पैटर्न पर और पूछे जाने की संभावना है। तीन सभी टॉपिक को आप क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युक्त के औजार मिले हैं। पाषाण युक्त के औजार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाषाण युक्त औजार कहाँ से मिले हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो पाषाण युग के कालक्रम जैसे कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के अनुसार हम बात करेंगे। जिसके राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि सभी से मिले हैं। यानी कि पूर्व पाषाण काल की बात करें तो सिंगनपुर की गुफा से मिला हुआ है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के सिंगनपुर गुफा से, मध्य पाषाण में आपके कबरा पहाड़ से, उत्तर पाषाण में धानपुर से, और जो है इसका ठीक है इसका जो है नव पाषाण काल के अवशेष अर्जुनी से मिला हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सत्य कथन को छाटना है। डोंगरगढ़ का नाम कामोतीपुरी था और डोंगरगढ़ के राजा वीरेंद्र सेन राज्य करते थे। इंदिरा कला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी के नाम पर है। चितवा डोंगरी स्थल में पूरा पाषाण कालीन शैल्य चित्रांकित है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एक और दो कथन सही है। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा कि डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम कामावतीपुरी के नाम से था और डोंगरगढ़ के राजा वीरसेन राज्य करते थे। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र शाह के जो बेटी इंदिरा के नाम पर है। और चिंतवा डोंगरी स्थल में नवपाषाण कालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से चीनी ड्रैगन का चित्रण प्रमुख है। चितवा डोंगरी स्थल राजनांदगांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वपुरी राजवंश के लिए किस शासक द्वारा गरुड़ शंख चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रसन्न मात्र है। प्रसन्न मात्र के जो हैं सर्वपुरी राजवंश के शासन में गरुड़ शंख चक्र गदा अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चनों को देखकर आप इस टॉपिक्स को अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सम्मिलित करना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अर्थपति भतारक है, महाश्यगुप्त बालार्जुन है और भवदत्त वर्मन है, बिलासतुंग है। तो इस प्रकार से जो इधर ताम्र लेख और शिलालेख दिए हुए उन सभी के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1 2 3 4 सबका एक हो जाएगा। यानी कि बिलासतुंग का जो है राजिम अभिलेख से अभी तुरंत इसको जो है जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यानी कि जो सीजी के जो है जल संसाधन
संपर्क विभाग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बिलासुतुंग अभिलेख का किस अभिलेख से लिया गया है, तो राजम अभिलेख से है। बौद्ध तरुण पोड़ागढ़ अभिलेख से है। महासुब बाला अर्जुन का जो है इसका मलर से है, और इसी प्रकार से इसका कर्ण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर बताना है। पाली के मंदिर जो है, पाली का शिव मंदिर किसने कराया था? इस राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र हैं, जिनके इसकी रचना क्या थी? खूब तमाशा उनका रचना था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद पढ़ेंगे कि जो कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। कलचुरी शासक, इस राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित किस ग्रंथ की रचना की थी? खूब तमाशा जो है उस ग्रंथ की रचना की थी। खूब तमाशा में क्या था इनका? कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा के साथ सुदामा चरित्र, चिंतामणि और जैमिनी जैसे रचनाएं लिखी हुई हैं। खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ के शब्द का प्रयोग किया, और इस पर छत्तीसगढ़ के दूसरे शब्द प्रयोगकर्ता भी हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि इसको बताना है कि सुपरटेंडेंट निम्नलिखित क्या होता है? सुपरटेंडेंट के रूप में, ठीक है, कथन को छांटना है। इसमें से क्या क्या है? सुपरटेंडेंट के रूप में मेजर एंग्रू ने छत्तीसगढ़ के राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठन किया। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था को स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल एक सही है, क्योंकि सुपरटेंडेंट के रूप में मिस्टर एग्यू ने ही जो है रतनपुर से रायपुर राजधानी को स्थानांतरित किया था, और उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे पर पुनर्गठन भी किया था। तीसरा कथन विकल्प गलत है। इस प्रकार से आप इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मिस्टर जो एग्यू ने पंचायती व्यवस्था स्थापित नहीं किए थे। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? कवर्धा महल जो डिजाइन किया गया था वह आपकी महाराज धर्मराज सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलचुरी शासन में राजा का अधिकार सीमित थे, या प्रशासकों के विभाग का उत्तरदायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों की विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2 और 3 इसका कथन सही है कि प्रशासन की विभागों का दायित्व अमात्य मंडल पर होता था। अमात्य मंडल के द्वारा ही प्रशासक का कार्य किए जाते थे। राज्य गढ़ों में विभाजित होता था, जिसमें कि 84 ग्राम आते थे कुल मिलाकर। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची को सुमिलित करना है। लक्ष्मण देव मंदिर रतनपुर और भोरम देव मंदिर कवर्धा, शिव मंदिर वारसो, शिव मंदिर पाली, इसको कौन कौन से निर्माण किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर के 4 हो जाएगा, यानी कि जो है सिरपुर मंदिर का निर्माण सोमवंश से पांडु वंश ने किया था। भोरमदेव मंदिर कवर्धा का निर्माण आपके पंडित नागवंश ने किया था। शिव मंदिर बारसूर की स्थापना 100 नंबर, यानी कि इसका हो जाएगा शिवपुर बाल में होता है, इसका दूसरा हो जाएगा छिंदक नागवंश शिव मंदिर से स्थापित है। और शिव मंदिर पाली की स्थापना तीसरा हो जाएगा, यानी कि कलचुरी राजवंश थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था का राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कलचुरी कालीन जो है शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी था। इसका राइट आंसर है
प्रमात कहा जाता था। कलचुरी कानून शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महाप्रमात कहा जाता था। अब इसे भी हमें मिलाना है कि निम्नलिखित उपाधियों को मिलाना है कि कौन से उपाधि इनके मिले हुए हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका डी नंबर राइट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रतन देव द्वितीय जो हैं उनका त्रिकलंगाधिपति से संबंधित है। ठीक है, रतन देव द्वितीय जो हैं, रतन देव द्वितीय को त्रिकलंगाधिपति कहते हैं। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा, त्रिकलंगाधिपति इसका तीसरा हो जाएगा। राजपाल देव को आपको बोलेंगे प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, राजपाल देव को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको से मिला लीजिएगा, ब का 1 हो जाएगा। और पृथ्वी देव प्रथम का जो है इसका स जो है दूसरा का स हो जाएगा शुक्ला। ठीक है, सकल कौशलाधिपति कहते हैं पृथ्वी देव 1 को, सकल कौशलापति कहा जाता है पृथ्वी देव 1 को, सकल कौशलाधिपति के नाम से हम जानते हैं। और जो ननराज द्वितीय है उसका आपका हो जाएगा कौशला मंडल अधिपति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही नहीं है, से संगत नहीं है, आपको छांटना है इनमें से। कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुमार थी, जिसमें कि केवल कलिंग राज और कमल राज के छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र पर शासन किया। और कलचुरी शासक रत्न प्रथम, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल संगत नहीं है, ये वाला है, यानी कि ये कथन गलत है, इधर सब सही है। यानी कि कलचुरी शासन रत्न प्रथम ने 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना कर उसे कलचुरियों को नवीन राजधानी बनाया था, ये कथन राइट है। सकल कौशलाधिपति एवं प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार व जाजल नगर की स्थापना जाजल देव प्रथम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलचुरी शासकों की प्रथम राजधानी तुमाड़ थी। ठीक है, कलचुरी शासकों की प्राथमिक जो राजधानी थी वह तुमाड़ थी। ठीक है, प्रथम राजधानी तुमाड़ थी और जिसे कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाया था, और तुमाड़ों के कलिंग राज और क्या होते हैं उसके रतन देव को प्रथम बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं रतन देव प्रथम ने 1050 ईस्वी में राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थापित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे। बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक बी नंबर थे केदारनाथ ठाकुर थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोह वाणी किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोहवाणी कहा जाता है रानी चोरिस को। ठीक है, काकतीय शासक भैरव देव की पत्नी रानी चोरिस को छत्तीसगढ़ का प्रथम एकमात्र विद्रोहिणी माना जाता है। ठीक है, विद्रोहिणी मानी जाती है। नेक्स्ट बात है छत्तीसगढ़ के नागवंशीय शासक जगत भूषण धारावर्ष के सामंत चंद्रोदित्य ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि जो थे छिंदक नागवंशी जो शासक थे जगत भूषण धारावर्ष ने मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया, गणेश की प्रतिमा का निर्माण करवाया और बतीसा मंदिर भी निर्माण करवाए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी जोड़ी को सम्मिलित करना है। 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इकाई और उसका अधिकारी होता था दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और इसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सुमिलित है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी इसका सुमिलित है। ठीक है, इसका डी नंबर केवल सुमिलित है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 1 है, 3 है और 4 है। ये 3 थे जो भीमबाजी और क्या होते हैं चमड़ा जी और बैंको जी मराठा शासकों के समकालीन थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सूबेदार केशव गोविंद सिंह के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री आया था और जिसने यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक किसके शासनकाल में आए हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव गोविंद के शासनकाल में आए हुए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भुजा राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति होती है, सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक धुरंधर नाम से पहचाना जाता है। धुरंधर नाम से पहचाना जाता है बैंको जी भोसले को, धुरंधर नाम से हम सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धुरंधर जी भोसले के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन एग्नू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसका इसने राजधानी रतनपुर से राजधानी बनाया था, पर एग्नू की पुनर्गठन कर 8 से 27 परगने बना दिए थे और भू राजस्व लगान 3 किस्तों में किए जाने के सरलीकरण किया था। तो कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी नंबर, यानी कि 2, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि केवल 2 सही नहीं है। इन्होंने राजधानी रतनपुर बनाया था, यह कथन सही है, और वो राजस्व लगान 3 किस्तों में लिए जाने के सरलीकरण के आदेश भी इन्होंने प्रदान किए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
कि इधर है आपको बताया गया है कि कामा विस्तार फडणवीस गोटिया और बटकर किससे संबंधित है। इसका आंसर आपको दे देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो है कामा विस्तार उसका हो जाएगा परगना का प्रशासक होता है। ठीक है, परगने के प्रशासन का मुखिया जो प्रमुख होता है, ठीक है, परगने के प्रशासन का प्रमुख होता है वह कामा विस्तार कहलाता है। फडणवीस जो है, फडणवीस परगने में आय व्यय का प्रभारी होता था। फडणवीस आय व्यय का प्रभारी होता था। कामा विस्तार परगने के प्रशासन का प्रमुख होता था। गौटिया गांव का प्रमुख होता था। और बडकर परगने के समान स्थिति की सूचना देता था। बडकर जो होते थे परगने के समान स्थिति की सूचना देते थे। छत्तीसगढ़ के नियमित न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुआ था? ठीक है, छत्तीसगढ़ में नियमित न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुआ था? रघुजी द्वितीय। ठीक है, रघुजी द्वितीय के समय में नियमित जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना बिंबाजी भोसले के काल में हुई थी और इसी समय नागपुर के अधीन मराठा साम्राज्य का शासन रघुजी द्वितीय था। ठीक है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित किए गए थे? उन संगठनों को आपको देखना है इसके माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए 1870 में से 1900 तक विज्ञान एवं साहित्यिक संस्था, मानली रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज एवं कवि समाज जैसे संगठन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अज्ञा आंदोलन से दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ी गतिविधियों का नेतृत्व सुमिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था। ये कथन क्या है? सुमिलित नहीं है, यानी कि कथन केवल गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है 29 जनवरी 1932 को रायपुर के पेशावर दिवस में पंडित रविशंकर शुक्ल राइट है। और इसमें 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन किया था जिसके जो प्रमुख थे बलीराम आजाद, ये भी ठीक है। ठीक है, 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया था। किसने मनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाया था। ये भी राइट, सॉरी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने मनाया था, राइट है। और फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन किया था, ये भी कथन क्या है? राइट है। और इसमें है फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी छात्र वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना दिया था ठाकुर छेदी लाल ने, ये भी कथन सही है। केवल डी कथन इसका रॉन्ग है, इसलिए डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, दुर्ग जिले के सहकारी और क्या होते हैं आगजनी और रायपुर में विद्यार्थियों के जुलूस कौन कौन से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखना है कि रायपुर के षड्यंत्र केस से संबंधित थे, रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे परशुराम सोनी। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे परशुराम सोनी। और रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे परशुराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जो है रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे ईश्वरी चरण शुक्ल। दुर्ग जिला सहकारी, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किया था, किसने किया था? रघुनंदन सिंगरोल ने किया था। दुर्ग जिला में कचहरी में रघुनंदन सिंगरोल ने आंदोलन किए थे। रायपुर में विद्यार्थी का जुलूस निकाला गया था, रायपुर में विद्यार्थी का जुलूस निकाला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कथन दिया है कि निम्न कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूलिंग की स्थापना शाखा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन ही सक्रिय था, एनी बेसेंट वाला नहीं था। ठीक है, पूर्व काल में फेडरल स्टेट का नामकरण क्या था? इसको बताना है। पूर्व काल में फेडरल स्टेट का नामकरण क्या था? निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? इसको बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट होगा। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ था। ये कथन सही है कि 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी किया था। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को भी संबोधित किया था। रायपुर में आनंद समाज वाचनालय में उपरोक्त सभी घटनाएं महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान हुई थी, जिनमें गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह के समर्थन करने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए थे। प्रथम जो था उनके किसी लिए आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह के समर्थन करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। निम्नलिखित कथनों को बताइए, सही कथन कौन कौन से इसमें छांटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक जागरूकता था। इसका डी नंबर राइट होगा, यानी कि पहला कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक चेतना के विकास के कारण था। और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 गाँव थे। एक कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लो ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1891 में हुए नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले नेता थे वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और बद्रीनाथ शाह। इस प्रकार से थे। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है कि कौन सी जोड़ी है सुमिलित है। इसमें सुमिलित जोड़ी को आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समित्र मंडल राजिम में 1906 में सुंदरलाल शर्मा केवल मात्र सुमिलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की रायगढ़ रियासत में निम्नलिखित में से कौन से शासक संगीत और नृत्य कला का आश्रयदाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रधर समारोह। आज भी प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 1930 में इस महासभा, ठीक है, सितंबर 1930 में क्या होता है, सितंबर 1930 में क्या होता है महासभा के स्थान पर, ठीक है, कौन से स्थान पर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शंकरराव गनोल द्वारा ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे? रायपुर में किए गए थे, महासमुंद में किए गए थे और धमतरी में किए गए थे। रायपुर, महासमुंद और धमतरी, यानी सॉरी धमतरी नहीं, बिलासपुर में किए गए थे, धमतरी नहीं था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, ठीक है, इसका राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये धमतरी यहाँ पर गलत लिया गया है, धमतरी नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर धमतरी नहीं है, ठीक है, 1, 2 और 4 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 1854 की पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किन ताऊतेदारों की निर्माण हुआ था? इसका डी नंबर राइट होगा, यानी कि 1 है, 1, 3 और 4 है, यानी कि सिहावा है, ठीक है, सिहावा, खलारी और संजारी में निश्चित किए गए थे। 42वां है, 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया था। 1942 में किसने फहराया था? रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के क्या क्या था? तिरंगा फहराया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे राम सिंह ठाकुर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं उसको सुमिलित करना है घटनाएं। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो है हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1908 में हुआ था। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1908 में, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में किए गए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र की स्थापना 1900 में किए गए थे और प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर आयोजन 1907 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन और उसके नेता से सुमिलित नहीं है? तो इसमें डी नंबर केवल है, सुमिलित नहीं है। डंडी लोहरे जमींदार ने किसान आंदोलन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के जो नेतृत्व में लड़ा गया था। छूमी खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन 1939 में राम नारायण थे उनके मुख्य प्रमुख। कांकेर रियासत के किसान आंदोलन इंदू केवेट के द्वारा जो प्रमुख थे, ठीक है। और शक्ति रियासत के किसान आंदोलन 1947 में हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में शक्ति रियासत में किसान आंदोलन हुए थे। गुरु घासीदास, पंडित रवि सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल को कौन सत्य शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते हैं? ठीक है, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल को कौन सत्यम शिवम सुंदरम मानते हैं? तो खूबचंद बघेल जी द्वारा उनके द्वारा एक उपमा दी गई थी इन त्रिमूर्ति के रूप में। और उदयपुर जागीर के नरेश राज सिंह ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परलकोट विद्रोह, बदरगढ़ विद्रोह, सभी विद्रोह को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर ए का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि गेंद सिंह। परल विद्रोह क्या है? गेंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। परलकोट का जो विद्रोह था, परलकोट का विद्रोह था गेंद सिंह के द्वारा किया गया था, आप याद रखेंगे। और बदरगढ़ का विद्रोह जो था अजित सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। और तारापुर का जो विद्रोह था इसका हो जाएगा, तारापुर का विद्रोह जो था दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है दलगंजन सिंह, तारापुर का विद्रोह दलगंजन सिंह के द्वारा किए गए थे। और मेरिया विद्रोह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसका है हेडमा माझी के द्वारा। 1867 में बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण में नियुक्त था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, गोपीनाथ कपाव हो जाएगा। नेक्स्ट है 1910 में बस्तर में आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? गोंडाधुर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असत्य कथन को छांटना है, इसमें से डी नंबर असत्य कथन होगा, यानी कि इनमें से कोई भी असत्य कथन तो नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। जो है मौर्य विद्रोह नेतृत्व हेडमा माझी ने किया। लिंगागिरी का विद्रोह नेतृत्व ध्रुवा राम ने किया। कोई विद्रोह का नारा 1 साल वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति का सिर होगा। मौर्य विद्रोह का एक कारण एक राजा भैरव देव ने व्यक्तिगत जीवन से हस्तक्षेप था। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन सभी टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।